बांग्लादेश के खिलाफ ईशान किशन का तूफानी शतक, अपने इंटरनेशनल करियर की जड़ी पहली सेंचुरी। भारत बांग्लादेश के बीच खेला जा रहा तीसरा वनडे मैच। गोपालगंज में ऑनलाइन ठगी का फैला जाल। साइबर ठगों ने लकी ड्रॉ के नाम पर छात्रा से ठगे 3 लाख रुपए। छात्रा ने मीशो ऐप से मंगाया था 510 रुपए का सूट। दानापुर में रुई की दुकान में लगी भीषण आग। अग्निकांड में लाखों का नुकसान। दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक में आए नेताओं ने बीजेपी पर बोला हमला। हिमाचल में हार की दिलाई याद। कल खुला अधिवेशन में 2024 के रोड मैप पर होगा महामंथन। कुर्नी की हार पर सीएम नीतीश के बचाव में उतरे संतोष मांझी। कहा सिर्फ नीतीश की नहीं, कुर्नी में पूरे महागठबंधन की हुई हार। सबको हार की लेनी चाहिए जिम्मेदारी। हार का अगर अकेले नीतीश कुमार जी बार नहीं, हार तो सबकी हार है, महागठबंधन की हार है और यहाँ पर भाजपा जीती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों के वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला आज खेला जा रहा है। चटगांव में हो रहे इस मुकाबले में ईशान किशन ने तूफानी शतक जड़ा है। ईशान किशन ने अपने इंटरनेशनल करियर का पहला शतक लगाया है। ईशान किशन के शतक के बाद बिहार के लोगों में खुशी देखी जा रही है और ये पहला उनका इंटरनेशनल करियर का शतक जिसमें ईशान किशन ने सेंचुरी जड़ा है, अपने करियर की पहली सेंचुरी। और इस सेंचुरी के साथ ही बिहार के लोगों में खुशी का माहौल। भारत और बांग्लादेश के बीच ये वनडे मैच का आखिरी मैच और 184 रन अब तक बनाया है ईशान किशन ने और अभी भी वो क्रीज पर डटे हुए हैं। ईशान किशन के सेंचुरी के साथ ही लोगों में जश्न और खुशी का माहौल साफ तौर पर नजर आता हुआ। ईशान किशन के करियर का ये पहला इंटरनेशनल सेंचुरी। भारत बांग्लादेश के बीच ये वनडे मैच इस वक्त खेला जाता हुआ आखिरी ये वनडे मैच और चटगांव में हो रहे इस मुकाबले में ईशान किशन की ये शानदार पारी। बड़ी खबर बिहार के गया से आ रही है, जहां पर ट्रेन से 4.5 किलो सोना बरामद किया गया है। 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। बरामद सोने की कीमत तकरीबन 2,57,00,000 के आसपास बताई जा रही है। गया के डीआरआई की टीम ने यह कार्रवाई की है और इस कार्रवाई में यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो बरामद सोने की कीमत जो है वो तकरीबन 2,57,00,000 के आसपास बताई जा रही है। ट्रेन से 4.5 किलो सोने की बरामदगी की गई है। तो 3 तस्कर को गिरफ्तार करने में भी कामयाबी हासिल हुई है, जिनकी तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बरामद सोना भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। गया से डीआरआई की टीम को गुप्त जानकारी मिली थी और इसी गुप्त जानकारी के आधार पर कार्रवाई की गई और बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो ये 3 तस्कर आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे और अब इनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये सोना कहां से लाया जा रहा था और कहां इसे डिलीवर किया जाना था। एक बड़ा रैकेट इसके पीछे काम करता है। 3 लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब उसी सिंडिकेट को तलाशने की कोशिश पुलिस की तरफ से शुरू होती हुई। रांची से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां चाईबासा में आईईडी ब्लास्ट में घायल जवान को एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया है। पश्चिम सिंहभूम में टोटो थाना क्षेत्र के रेंगड़ा में नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था और इसी दौरान नक्सलियों की तरफ से बिछाए गए आईडी में ब्लास्ट होता है। सीआरपीएफ की 209वीं कोबरा बटालियन का एक जवान घायल हो गया और फिलहाल घायल जवान को एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया है। घायल जवान का नाम प्रभाकर सहनी बताया जा रहा है और ब्लास्ट की चपेट में आने से उसका बायां पैर जो है वो बुरी तरीके से जख्मी हो गया है। धमाके के बाद चाईबासा से एयरलिफ्ट कर जवान को रांची पहुंचाया गया है, जहां पर खेलगांव परिसर से उसे ग्रीन कॉरिडोर बनाकर मेडिकल अस्पताल जो है वो पहुंचाया जाएगा और इलाज जो है वो जवान का इस वक्त चलता हुआ।
चाईबासा के टोंटो थाना क्षेत्र में सीआरपीएफ की नक्सलियों की मुठभेड़ में एक जवान बुरी तरीके से घायल हो गया, जिसका इलाज राजधानी रांची के मेडिका में चल रहा है। बता दें कि नक्सलियों ने 10 आईडी जो है बॉम्ब्स लगाए थे, जो कि ब्लास्ट हुए। उसमें एक जवान बुरी तरीके से घायल है, उसका जो पैर है वो बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त है, उसमें इंजरी है। और उसके साथ कई जो सीआरपीएफ के जवान है, अधिकारी है, वो इस वक्त अस्पताल उनसे मिलने पहुंच रहे हैं। वहीं डॉक्टर के अनुसार जो भी इंजरी है उसे जल्द से जल्द ऑपरेट किया जा रहा है। इस जवान की आईडी ब्लास्ट में इंजरी हुई है और अभी हीमोडायनेमिकली बिल्कुल स्टेबल है। उनके दोनों पैरों में बेसिकली जख्म है। एक तरफ लैसरेटेड वुंड है, जो मांसपेशी फट गई है। उसका बेसिकली हम लोग वुंड डिब्राइडमेंट करेंगे, ओटी में लेंगे। हीमोडायनेमिकली बिल्कुल स्टेबल है और जो छर्रे होते हैं, जो ब्लास्ट की वजह से स्प्लिंटर्स, वो पैर में गए हैं। उसकी प्रॉपर सफाई होगी ओटी में। तो हमने इलाज शुरू कर दिया है। हीमोडायनेमिकली स्टेबल है और थोड़ी देर में हम उन्हें ओटी में ले लेंगे। फिलहाल जो मरीज है वो कॉन्शियस है और जो उनकी हालत है वो स्टेबिलिटी की ओर जा रही है। उन्हें ऑपरेशन थिएटर के बाद तुरंत आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाएगा। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। तो बिल्कुल एंटी नक्सल ऑपरेशन जो है वो लगातार इस वक्त चलाया जा रहा है और इसी क्रम में आईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें जवान जख्मी हुआ है, जिसे रांची के मेडिकल अस्पताल में एयरलिफ्ट कर लाया गया है और इलाज शुरू किया गया है। साइबर ठग की बात करेंगे और साइबर ठग किस तरह से भोले भाले लोगों को अपनी ठगी का निशाना बना रहे हैं, शिकार बना रहे हैं। एक स्पष्ट तस्वीर जो गोपालगंज से सामने आई। ऑनलाइन शॉपिंग साइट से 510 रुपए में एक छात्रा की तरफ से सूट खरीदा जाता है और साइबर ठगों ने कैसे इसी के जरिए 3 लाख की ठगी कर इस छात्रा को लाखों का चूना लगा दिया। स्नातक की छात्रा साक्षी कुमारी ने पिछले सप्ताह ऑनलाइन शॉपिंग साइट से 510 रुपए की एक सूट खरीदी। खरीदारी करते ही उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है। साइबर ठगों ने लकी ड्रॉ में फर्स्ट प्राइज यानी कि 12,60,000 रुपए कैश या फिर टाटा सफारी कार जीतने की सूचना साक्षी को दी। कॉल करने वाले साइबर ठगों ने खुद को मीशो ऐप कंपनी का अधिकारी बताया। साइबर ठगों ने लकी ड्रॉ में मिले इनाम को पाने के लिए फॉर्म चार्ज, जीएसटी, इनकम टैक्स और सिक्योरिटी चार्ज के साथ टीटीएस के चार्ज के नाम पर 3 लाख रुपए एक अकाउंट में जमा करने को कहा और यहीं पर साक्षी धोखा खा जाती हैं। उसने लालच में आकर 3 लाख रुपए साइबर ठगों के अकाउंट में जमा करा दिए। साइबर ठगी के मामले में जैसा हर बार होता है, इस बार भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। पैसा ट्रांसफर करने के बाद साइबर ठगों का कॉल आना बंद हो जाता है और मोबाइल नंबर भी स्विच ऑफ हो जाते हैं। 3 लाख रुपए गंवाने के बाद छात्रा ने नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। उसे अपने ठगे जाने का एहसास हुआ है। साइबर ठगी का ये कोई पहला मामला नहीं है, लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। गोपालगंज के अलग अलग थाना क्षेत्रों में पिछले 6 महीने की अगर हम बात करें तो साइबर ठगी के 45 मामले अब तक थाने में दर्ज किए गए हैं। यहाँ पे देखिए, दिखाते हैं, ये देखिए, ये सब वो अपना आधार कार्ड भेजा था, ये पैन कार्ड है, ये विनिंग प्राइस का रजिस्ट्रेशन मतलब फॉर्म भेजी और अकाउंट डिटेल। और तारीख को मीशो ऐप से मैंने ये वाला सूट ऑर्डर किया था, ठीक है। और इसका दाम था 530 रुपए, जो कि इसने मुझे 510 रुपए में दिया था और ये सूट आ चुका है और इसी पे मेरा विनिंग प्राइस निकला था। कितने तारीख को मैसेज है प्राइस का? 5 तारीख। क्या था विनिंग प्राइस में? विनिंग प्राइस में था 12,60,000 रुपया और टाटा सफारी। तो आपने तो कार के लिए बोल दिया था? और मैंने बोला कि मुझे कैश चाहिए, मुझे कार नहीं चाहिए। और वो जो कॉल किए थे वो क्या बता रहे थे खुद को? तो वो बोल रहे थे कि मैं मीशो के तरफ से बोल रहा हूँ, आप विनिंग प्राइस जीती हैं, आपको आपका लकी ड्रॉ निकला है या फिर आपको कार मिलेगा, नहीं तो फिर कैश मिलेगा 12,60,000। इस तरह से साइबर क्राइम करने वाले लोग अपने प्रलोभन में बातचीत में फंसा लेते हैं कि जानबूझ के भी लोग समझते हैं कि गलत हो सकता है, गलत हो रहा है, फिर भी उनकी ये कार्यों में फंस जाते हैं। तो मैं वैसे सभी लोगों से जो इस तरह यूपीआई करते हैं, मनी का ट्रांसफ़र ऑनलाइन करते हैं, एक ही बात कहेंगे कि कोई भी बैंक कभी भी किसी से उसका पिन नहीं पूछता है। तो ये समझना जरूरी है कि जहां आप लालच करेंगे वहां पर ठगी का शिकार बनने की संभावना ज्यादा हो जाती है। साइबर ठगों से सावधान रहना जरूरी क्यों है? साइबर ठग आपकी जेब से पैसा नहीं निकालते हैं। ये साइबर ठग आपको लालच या फिर प्रलोभन देते हैं, जिसके चक्कर में आप आ जाते हैं। आपको इनाम या फिर लकी ड्रॉ जीतने की बात कही जाती है। आपको 20 या 50 लाख जीतने की बात कर ये अपने जाल में फंसाते हैं। ये आपसे आपकी गोपनीय जानकारी पहले मांगते हैं
ऑनलाइन बैंकिंग का यूजर नेम, पासवर्ड मांगा जाता है, आधार नंबर और दूसरी जानकारी तक ये आपसे मांगते हैं। सिक्योरिटी चार्ज से नाम पर, ये जो सिक्योरिटी चार्ज होता है उसके नाम पर मोटी रकम मांगी जाती है। ऑनलाइन फ्रॉड ट्रांसफर की डिमांड करते हैं। फंड ट्रांसफर होते ही इनका फोन जो है वो स्विच ऑफ हो जाता है, बंद हो जाता है, काम नहीं करता। फंड ट्रांसफर होते ही उनका फोन बंद मिलता है और तब जाकर आपको एहसास होता है कि आप ठगे गए हैं, इसलिए सावधान रहना जरूरी है। बड़ी खबर दानापुर से आ रही है, जहां पर रुई की दुकान में आग लग गई है। लाखों के नुकसान की आशंका इस वक्त जाहिर की जा रही है। रुई की दुकान में अचानक से आग लगी। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव, और काफी मशक्कत के बाद हालांकि आग पर काबू है वो पा लिया गया है। 6 से ज्यादा गाड़ियां जो है वो यहां पर दमकल की पहुंची और अफरा तफरी के इस माहौल के बीच आग को बुझाने का काम शुरू किया गया। काफी मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया गया है, लेकिन रुई के इस दुकान में आग कैसे लगी इसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया। लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता, लाखों का नुकसान जरूर हो गया। तो दानापुर के बाद बेगूसराय से भी बड़ी खबर, जहां पर शॉर्ट सर्किट से एक गांव में आग लग गई, जिसमें 6 घर जलकर पूरी तरह से खाक हो चुके हैं। अगलगी की घटना में देखिए लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। लोगों के आशियाने जल गए। झुग्गी झोपड़ी जो एक एक करके आसपास थी वो सारे घर इसकी चपेट में आ गए। बछवाड़ा थाना क्षेत्र के चमथा की ये तस्वीर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जाहिर की जा रही है। स्थानीय लोगों ने यहां पर तत्परता दिखाई। काफी मशक्कत के बाद लोगों की तरफ से ही आग पर काबू पाया गया। गोपालगंज में एक शराबी ने अपनी ही पत्नी को जला दिया। घटना मांझागढ़ थाना क्षेत्र के मुजौना गांव का है, जहां पर गंभीर रूप से झुलसी महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। महिला के पिता का यह आरोप है कि उसका पति आए दिन शराब के नशे में मारपीट करता था। सदर एसडीपीओ संजीव कुमार ने कहा है कि जांच इसे लेकर इस वक्त शुरू कर दी गई है। मारपीट करेला हमेशा ओकरा से दारू पियला हानु जब तब ओकरा का मारपीट करी लेकर 6-7 साल हो गई। हम कम से कम ओकरा का दवा कराओ तो हार गई बानी। एक पैसा को दवा ना करावे ओकरा तकलीफ हुई लड़की की तो कुछ कहबे करी। ये मामला संज्ञान में एक आया है। कुछ बताया गया है कि टाउन यहाँ सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। थाना अध्यक्ष को निर्देश दिया गया है इसमें जो भी है आगे की विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए अगर ऐसी कोई घटना घटी है तो अभियुक्त को गिरफ्तारी करें। दानापुर में अग्निपथ योजना के तहत आर्मी में बहाली इस वक्त चल रही है और आज बहाली का 10वां दिन है। आज 5 जिले से आए अभ्यर्थियों का चयन किया जा रहा है। चयनित अभ्यर्थियों के रिटन एग्जाम 15 जनवरी को लिए जाएंगे। आर्मी में कैसे हो रही है बहाली, मौके का जायजा लिया हमारी सहयोगी अमरजीत शर्मा ने। हम मौजूद हैं दानापुर के भर्ती कार्यालय में, जहां सेना की बहाली ले जा रही है। ये अग्निवीर सेना भर्ती रैली 2022 है और ये रिक्रूटमेंट रैली ग्राउंड है और यहाँ पर जो है देख सकते हैं किस तरह से अग्निवीरों की जो है परीक्षा ली जा रही है, ताकि ये परीक्षा पास करने के बाद ही वो आर्मी में शामिल हो पाएंगे। यहाँ बीम की प्रक्रिया चल रही है और यहाँ जज बैठे हुए हैं। आर्मी के जो अधिकारी हैं वो जजमेंट कर रहे हैं और इनका जो है जजमेंट जो होगा, जो ये लोग जो है बीम मारते हैं, वो जजमेंट के अनुसार ही जो है इनके शरीर पर मुहर लगती है। ये मुहर लगाई जा रही है जितनी भी बार ये लोग जो है इस बीम की प्रक्रिया को पूरा करते हैं और जितनी बार ये बीम करते हैं वो यहाँ पे मुहर के तौर पे जो है साबित होता है और इसी के तहत इनका जो है सिलेक्शन भी होता है। ये सिलेक्शन की प्रक्रिया हो रही है। यह अग्निवीर कहलाएंगे और इनकी वैकेंसी जो रैली है वो समाप्त होगी और ये आर्मी में सिलेक्शन होंगे। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। गोपालगंज में जमीन माफियाओं ने 75 साल पुरानी पुस्तकालय की करोड़ों की जमीन को ही बेच दिया। जिस जमीन पर कभी पुस्तकालय हुआ करता था वहां आज आलीशान बिल्डिंग खड़े नजर आ रहे हैं।
इस खुलासे के बाद प्रशासन महकमे में हड़कंप है। प्रशासनिक जो महकमा है उसमें हड़कंप मचा हुआ है। डीएम ने इस पूरे मामले की जांच के लिए टीम का गठन कर दिया है। दरअसल मांझागढ़ थाने के मांझा बाजार में जिस जगह पर आलीशान बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, यहां कभी सरकारी पुस्तकालय हुआ करता था। करोड़ों की जमीन को अंचल कार्यालय से मिलकर भूमाफियाओं ने बेच दिया। 3 कट्ठा 15 धुर में फैले ऐतिहासिक केशव पुस्तकालय का नामो निशान तक अब मिट चुका है। यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी नजर आ रही हैं। 1947 से संचालित केशव पुस्तकालय में पूर्व सीएम अब्दुल गफूर, सांसद रघुनाथ झा समेत कई लोगों ने किताबें दान की हुई थी। यहाँ ग्रामीण इलाके से काफी संख्या में छात्र अध्ययन करने के लिए पहुंचते थे। कोरोना काल के दौरान पुस्तकालय को तोड़कर उसकी जमीन की जमाबंदी कराई गई और उसके बाद आनन फानन में लोगों के हाथों इसे बेच दिया गया। पुस्तकालय से जुड़े लोगों के मुताबिक कहा यह जा रहा है कि यहाँ सुभाष चंद्र बोस भी आए थे और इस पूरे मामले में डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा है कि शिक्षक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अब लगातार छापेमारी कर रही है। केशव पुस्तकालय बहुत ऐतिहासिक पुस्तकालय था और यह बहुत चिंताजनक स्थिति है कि एक सांस्कृतिक जगह को, एक ऐतिहासिक धरोहर को प्रशासन के आंख के सामने और ये समाप्त हो गया और यह चिंता का विषय है। ऐतिहासिक धरोहर को बचाना हमारा दायित्व बनता है। देखिए, यह जांच जब पूरी हो जाएगी तब यह स्पष्ट होगा कि ज़मीन किसकी थी, या ज़मीन सरकारी थी या किसी स्टेट की थी या किसी रैयत की थी। यह जांच होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। उस केशव पुस्तकालय की जो ज़मीन बेची गई उसमें जांच चल रही है। हाँ, टीटीओ की अध्यक्षता में यानी जिला परिवहन पदाधिकारी की अध्यक्षता में एसडीओ गोपालगंज और डीसीएलआर गोपालगंज की टीम बनाया है। जो टीम पिछले 1 साल में उस अंचल में हुए सभी म्यूटेशन की जांच, साथ ही म्यूटेशन हेतु जितने आवेदन पड़े हैं उनमें से कुछ रिजेक्टेड हुए हैं उनकी जांच बृहद रूप से करेंगे।